हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ओपन क्लासेस एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। गाइस, आज की जो क्लास है वो एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री का क्लास करेंगे। गाइस, आज का टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज की क्लास कंप्लीट देखना ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सेकंड चैप्टर नए राजा और उनके राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइज, आप सभी को पता होगा कि जो एनसीईआरटी है वो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है। चाहे सी टेट हो, एच टेट हो, यूपी टेट, कोई भी एग्जाम हो तो आपके लिए ये क्लास यूजफुल रहेगी। तो क्लास को कंप्लीट देखना। नए राजवंशों का उदय। नए राजवंशों का उदय में क्या बताया इन्होंने कि 7वीं सदी में आते आते जो उप महाद्वीप के विविध भागों में उन्होंने बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे और राजा लोग प्राय अपने से अपने मातहत या फिर सामंत के रूप में इनको सामान्य देते हैं, जिसमें उम्मीद भी ले आ सकते हैं। और राजा स्वामी के लिए उपहार लाए और दरबार में हाजिरी लगाए, जिसमें सैन्य सहायता प्रदान करी, जिसमें सामंत अपने आप महासामंत, महामंडलेश्वर, यानी कि महामंडलेश्वर क्या होता है अभी जो पूरे मंडल का एक महान स्वामी होता है, तो आदि उसको हम घोषित कर देते हैं। इसमें क्या बताया अभी जो मेन टॉपिक है कि नए राजवंशों का उदय कब हुआ था। अभी जो 7वीं सदी में आते आते जब उप महाद्वीप के विभिन्न भागों में इन्होंने बड़े भूस्वामी व योद्धा सरदार अस्तित्व में आए थे, तो उनका जो राजा है वो लोग अपने मातहत और सामंत के रूप में इनकी मान्यता देते थे, किसकी भी, राजा और स्वामी की। और इस तरह का उन्होंने एक उदाहरण लिया था जिसमें दक्कन के राष्ट्रकूटों के बारे में बताया और उनकी शुरुआत भी कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। किसके अधीन थे भी? कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। 8वीं सदी के मध्य में उन्होंने एक राष्ट्रकूट के प्रधान दत्तिदुर्ग के चालुक्य स्वामी की अधीनता से उन्होंने इनकार कर दिया था और उसको हराया। और हिरण्यगर्भ क्या होता है भी? जो सात्विक गर्भ होता है, सोने का गर्भ, यानी कि जो हिरण जैसे क्या होते हैं भी, हिरण्यगर्भ सोने का गर्भ के नामक एक अनुसंधान किया, जिसमें ब्राह्मणों की सहायता की संपन्न किया जाता है। और उससे ये माना जाता है कि जो याजक जन्मता शरीर न होने के लिए उसे शरीर के दोबारा उनको शरीर तत्व को प्राप्त कर लेता है। इसमें कुछ उदाहरणों के लिए जैसे कि उनके परिवारों की जो पोस्टों में अपनी राजशाही कायम करना, सैन्य कौशल का इस्तेमाल करना, और मिसाल के तौर पर कंदम में मेयू शर्मन, गुज्जर प्रतिहार, हरिचंद्र, ब्राह्मण आदि जिन्होंने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र के लिए उन्होंने अपना लिया था और कर्नाटक और राजस्थान में उसके राज्य की सफलता को स्थापित किया। राज्य में प्रशासन। राज्य में प्रशासन यानी कि जो राजाओं के कईयों की जो महाराजाधिकार होते थे, यानी कि राजाओं के राजा, तिरुभुजन चक्रवर्ती यानी कि 3 भुजनों के स्वामी। इसी तरह की इन्होंने अन्य भारी भरकम धारणाएं धारण की थी, जिसमें दावों के जो बावजूद अपने सामंतों के साथ साथ में किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठनों के साथ में अपने साझा को इस्तेमाल करना। और इन सभी राज्यों के उत्पादकों के द्वारा किसान, पशुपालन कारीगरों और संसाधन इकट्ठे किए गए, जिसके अक्सर उनके उत्पादन और उनको एक हिस्सा दागने के लिए बनाया गया और उनको बाध्य दिया गया। कभी कभी क्या होता है कि इसमें जो लगाव वसूला जाता है, जिसमें भूस्वामी होने के दावा राजवंश व्यापारियों के द्वारा उनको प्राप्त किया गया था। और इनके जो राज्य की व्यवस्था थी वो वित्तीय आधार पर बनती थी, जिसके साथ में मंदिरों की दुर्गों के निर्माण करना, उसका इस्तेमाल करना, जिसमें युद्ध लड़ने के लिए लोग इस्तेमाल करते थे। कई बार क्या होता था भी जैसे कि लूट का सगल के धन मिलने पर जमीन के व्यापारिक मार्गों आदि पर इनका इस्तेमाल भी किया जाता था। प्रशासतियों और भूमि स्वामी। प्रशाती और भूमि स्वामी में क्या बताया जैसे कि जो प्रशाती थे वो एक ऐसे ब्यूरो होते थे जिसमें सत्य भी नहीं हो सकते, लेकिन जो प्रशातियाँ थी वो क्या होते थे, शासन खुद को कैसे दर्शाना चाहता है, उसको मिसाल के लिए सूरवीर, विजय,
योद्धा के लिए रूप में विजय विद्वानों के रचे जाते थे, जिसके अक्सर प्रशासन में इनको मदद देखने के लिए मिलती थी। और राजा लोग प्राय जो ब्राह्मणों की भूमि अनुसंधान के लिए पुरस्कृत करते थे, जिसमें ताम्र पत्रों के अभिलेख होते थे, जो भूमि पाने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता था। यानी कि जो अभिलेखित होते थे तो उनकी जो भाषा थी वो कैसी होती थी, भी संस्कृत और थोड़ी तमिल होती थी, जिसमें ताम्र पत्रों का एक संग्रह होता था। और 9वीं शताब्दी में इन्होंने एक शासन के द्वारा इनको भूमि अनुदान का उल्लेख भी कर दिया गया। धन के लिए युद्ध करना। धन के लिए युद्ध करने में क्या है, जैसे कि इसमें हमने जो राजवंश होते थे उसके आधार पर कार्य विशेष होना, दूसरे क्षेत्रों के नियंत्रण करने के लिए उनका प्रयास करते थे। और एक विशेष रूप में इनकी वांछनीय क्षेत्र जैसे कि गंगा घाटी के कन्नौज गुजर यानी कि गुजर प्रतिहार राष्ट्रकूट पाल वंशों के आधार पर इनके कन्नौज के ऊपर नियंत्रित रखने के लिए आपस में लड़ते रहते थे, जिनकी लंबी लड़ाई चलती रहती थी। और इनके 3 पक्ष हैं, तो जो 3 पक्ष होते थे उनको हम त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहते हैं। शासनों के लिए बड़े मंदिरों का निर्माण करना, अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने के लिए उनका प्रयास करना। जब वो एक दूसरे के आक्रमण करते थे तो वो मंदिरों का अपना निशाना होता था, जिसमें कभी कभी अपनी अधिक संपत्ति संपन्न होते थे, जिसमें हम इसके बारे में हम 5 में पढ़ेंगे। फिर सुल्तान महमूद में क्या होता है, भी जो अफगानिस्तान की जो गजनी है उसको हम सुल्तान महमूद ऐसे शासन के सबसे प्रसिद्ध थे, जिसमें 997 से लेकर 1030 तक इन्होंने शासन किया था। कब तक शासन किया था भी इन्होंने? 997 से 1030 तक इन्होंने क्या किया था भी? शासन किया था। और अपने नियंत्रण के विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान उपमहाद्वीप, उत्तर पश्चिमी हिस्से तक इन्होंने किया गया। और वह लगभग हर साल के लिए उपमहाद्वीप की हमला करते थे, जिसमें निशान थे। जो संपन्न मंदिर है उनको सोमनाथ का मंदिर भी उनके अंदर शामिल होते थे, जिसमें महमूद को धन उठा होता था और वह बड़ा हिस्सा गजनी के लिए वैभवशाली राजधानी को उनका निर्माण के लिए बहुत ज्यादा क्या करना पड़ता था भी? खर्चा करना पड़ता था। और इन्होंने अरबी भाषा में एक कृति पुस्तक लिखी गई थी, जिसमें कृति किताब अल हिंद आज के जो इतिहासकार हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत होते कि कौन सी भाषा में भी? अरबी भाषा में। और इन्होंने अल बरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत विद्वानों का इन्होंने क्या किया था भी? परामर्श लिया था। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं के चाहमान थे, जिसमें चौहान के रूप में दिल्ली से अजमेर के जो आसपास के क्षेत्र में थे उनका शासन करना पड़ता था। और उनको अपने क्षेत्र में नियंत्रण का विस्तार करना चाहा। और जहाँ पे वो गुजरात के चालुक्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश में गढ़वालों के जो चक्कर लेनी पड़ती थी, तो उनके जो सबसे प्रसिद्ध था वो पृथ्वीराज तृतीय का समय काल क्या है? 1168 से लेकर 1992 में। लेकिन जिसमें सुल्तान महमूद गोरी नामक अल्फाज शासन ने उन्होंने 1991 में हराया और दूसरे साल में उनको 1992 में उनके हाथों से वो हारे गए। तो इसमें जो कई बार क्या होती है इनकी डेट भी पूछ लेते हैं, जैसे कि जो पृथ्वीराज तृतीय है उसका जो समय काल है वो कितना है भी? तो वो कितना है? 1168 से लेकर 1192 तक है। और जो सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक जो अल्फा शासन है वो 1191 में इनको हराया गया, जिसमें 1192 में उसको हार जाते थे। उय्यूर और तंजावुर तक जो कावेरी डेल्टा व मुटियार के नामक जो प्रसिद्ध तक छोटे से मुखिया परिवार में सत्ता थी, जिसमें कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के माते थे। और चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार की विजय काल 9वीं सदी के लिए मुटियर के जो हराकर उन्होंने डेल्टा पर कब्जा किया था। किस पर किया था? अभी जो चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो चोल वंश में इन्होंने क्या बताया? अभी जो कावेरी डेल्टा के मुटियार नामक एक प्रसिद्ध छोटे से मुखिया परिवार रहता था, जिसमें कांचीपुरम की जो पल्लव राजाओं के माथे थे। और उन्होंने मुखिया परिवार जो सबसे पुराने मुखिया परिवार थे उसको विजयालय के 9वीं सदी में उनको मुटियारों के हरा भरा डेल्टा पर उनका कब्जा करना पड़ता था।
राजेंद्र प्रथम की अपनी नीतियों के जारी रखा और गांधी जो गंगा घाटी और श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया में इन्होंने हमला किया। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति था। जो भव्य मंदिर है और कांस्य मूर्ति कला के बारे में जानेंगे। इसमें जो राजराज और राजेंद्र प्रथम के द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगईकोंड जोधपुर में एक बड़े मंदिर स्थापना की, जिसमें मूर्ति कला का भी एक चमत्कार दिखाया जाता था। तो चोल मंदिर में क्या होता था भी, इनके जो आसपास की जो विकसित होने वाली बस्तियां थी वो क्या होती थी भी, केंद्र होती थी, जिसमें शिल्प उत्पादन के लिए केंद्र करना। एक मंदिर के लिए उन्होंने अन्य दूसरों की भूमि के संपन्न हो जाते थे, जिसमें उन सभी विशेषकों और निर्वाह के लिए उन्होंने खर्च होते थे, जिसमें आसपास रहते थे और उनके काम करने के लिए पुरोहित, मालाकार, बावर्ची और मेहतर संगीतकार आदि दिखाए जाते थे। और मंदिर सिर्फ पूरा मंदिर कैसे होते थे, वहाँ के जो मंदिर थे वो सिर्फ पूजा आराधना के लिए नहीं होते थे, वे धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के लिए भी केंद्र होते थे, जिसमें मंदिर के लिए सबसे साथ में जो शिल्प का सबसे विशिष्ट होता था कांस्य प्रतिमाओं का काम करना, जिसमें कांस्य प्रतिमाओं की गिनी जाती थी। ज़्यादातर जो प्रतिमाएं हैं वो देवी देवताएं भी होती थी, जिसमें कुछ प्रतिमाएं भक्तों के द्वारा की जाती थी। वहाँ की कृषि और सिंचाई कैसे होती थी भी, जो वहाँ की कृषि जैसे कि कावेरी नदी बंगाल के खाड़ी में पहले उन्होंने कई छोटे छोटे शाखाओं को बांट दिया था। ये शाखाएं बार बार में जैसे पानी उछलती थी तो उपजाऊ मिट्टी जमा करती थी, जिसमें शाखाओं के लिए पानी, कृषि और चावल की खेती की जो आवश्यकता आर्द्रता की मुहैया करते थे। तो कृषि और सिंचाई, वहाँ की कृषि कैसी होती थी भी, यहाँ की कृषि जो चावल उपजाए जाते थे और इसमें पानी, कृषि और खेती के लिए आर्द्रता का मुहैया भी कराता है। तमिलनाडु के दूसरे हिस्से में कृषि पहले से विकसित हो जाती थी, जिसमें 5वीं या फिर 6वीं शताब्दी में उन्होंने बड़े पैमाने में क्या कर दी थी भी, खेती शुरू कर दी थी। और सबसे पहले खेती क्या शुरू की थी भी उन्होंने, चावल की खेती। साम्राज्य और प्रशासन। साम्राज्य और प्रशासन में जैसे कि साम्राज्य के भी किसानों की जो बस्तियां होती थी उसे हम क्या कहते हैं भी, उर कहते हैं। तो उर क्या होती है भी, जो हम किसी भी किसानों की जो बस्तियां होती हैं तो उसे हम उर कहते हैं। सिंचाई खेती के साथ साथ में बड़े समृद्ध हो जाती थी, जिसमें इस तरह के गाँवों के समूह में जैसे कि नाडु कहा जाता है, ग्राम परिषद के नाडु न्याय करने और उसे वसूलने के लिए जैसे प्रशासकीय कार्य करते थे। वेला जाति के लिए बड़े किसानों और केंद्रीय चोल सरकार में देख रेख नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल करते थे, जिसमें कई भूस्वामियों के चोल राजाओं के सम्मान और मुवेदलेयन यानी कि 3 राजाओं की अपनी सेवा प्रदान करना, वेलन या फिर किसान आदि उपाधियां भी उनको सौंपी जाती थी। अभिलेख और लिखित सामग्री। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो गाइस ये है आज का हमारा टॉपिक। आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। अभी जैसे कि जो सेकंड चैप्टर है वो हमारा ख़त्म हो। और गाइस अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ताकि आने वाली हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैंने हिस्ट्री के साथ साथ में ज्योग्राफी और पॉलिटिकल की क्लास भी स्टार्ट करवा रखी है, और NCERT क्लास 11 क्लास की साइकोलॉजी यानी कि CDP, जिसे हम CDP यानी कि बाल विकास बोलते हैं, तो उसकी क्लास भी मैंने स्टार्ट करवा रखी है, तो आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है गाइस, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।